Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today I am going to discuss a very important topic। आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक। ये टॉपिक बेसिकली ये है कि आपको क्या करना है, सिंपली आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद आप इस चीज को सर्च करिए, विच बुक इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल बुक्स। आप गूगल पे जाकर के सर्च टैब पे एक चीज सर्च करिए, विच बुक इज द मोस्ट मोटिवेशनल बुक। टॉप 10 की लिस्ट आ सकती है, टॉप 15 की लिस्ट आ सकती है, बट इस लिस्ट में एक बुक आपको हमेशा मिलेगी। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। आप गूगल पे सर्च करिए, आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको ये बुक हर जगह मिलेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल रिकमेंड दिस बुक। इस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक बेसिकली क्या है कि दिस बुक इज अ रिसर्च मैनुअल। ये बुक एक रिसर्च मैनुअल है एंड इट इज वन ऑफ द फ्यू बुक्स विच वॉज रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस के सब्जेक्ट पे लिखी गई थी। ये बुक बेसिकली है क्या? ये बुक 1938 में लिखी थी नेपोलियन हिल ने। और नेपोलियन हिल कौन थे? वो एक जर्नलिस्ट थे। ही वॉज अ जर्नलिस्ट, पत्रकार जिसको बोलते हैं। तो ये बुक उस टाइम लिखी गई थी 1938 में, यानी कि आज से करीब 80 ईयर्स पहले। उसके बाद भी ये बुक उतनी ही रेलेवेंट है और उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बहुत सारी जगह पे इस बुक का रेफरेंस आपको मिलेगा। बहुत लोग रिकमेंड करते हैं इस बुक को पढ़ना। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो वेलकम भी करता हूं और कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूं कि आपने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो पहला स्टेप था वो आपने ले लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि वो इस चीज का इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझते कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग मोटिवेशनल बुक। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मेरी बॉडी क्या होगी? इट विल बिकम अनफिट, अनफिट हो जाएगी। इसी तरह हमारे माइंड को भी एक्सरसाइज की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल वर्कआउट। अगर आप बॉडी को, अपने माइंड को एक्सरसाइज नहीं देंगे तो होगा क्या कि हमारा माइंड इट विल बिकम लोडेड विथ लॉट्स ऑफ निगेटिव थिंग्स। बहुत सारी ऐसी निगेटिव थिंग्स हैं जो माइंड में आ जाएंगी एंड स्लोली स्लोली आपका माइंड क्या है, इट विल बिकम वेरी पुअर। उसकी हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ आपकी, वो वीक हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू to detailed introduction of this book which is Think and Grow Rich by Napoleon Hill। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, और वो बात ये है कि क्यों मैं इस बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखिए, ऑनलाइन जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी बुक पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। मगर रीजन ये है इस बुक को समझाने का, क्योंकि बुक को पढ़ना एक चीज है, बुक को समझना एक चीज है। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे, उसमें बेसिकली है क्या, बुक को सिर्फ ट्रांसलेट किया गया है। और जब तक आप बुक को समझेंगे नहीं, उसका बेनिफिट आप कैसे अचीव करेंगे? आप अचीव नहीं कर पाएंगे उसके बेनिफिट को। तो सबसे पहला मेन चीज ये है कि आपको बुक को समझ में आना चाहिए कि बुक में है क्या। अच्छा, एक रीजन और भी है, क्योंकि ये बुक लिखी गई थी 1938 में, आज से करीब 80 इयर्स पहले। तो जो बुक की लैंग्वेज है वो बहुत ही अलग है विद द वे इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड टुडे। आज के टाइम पे जो इंग्लिश यूज की जा रही है उससे वो लैंग्वेज काफी ज्यादा अलग है। मतलब आज जो हम इंग्लिश यूज करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये साल साल जैसे साल इंक्रीज होते हैं, उससे लैंग्वेज में काफी डेवलपमेंट आता है और फिर चेंजेस भी आते हैं। ये कॉमन सी बात है। तो 1938 में बुक लिखी गई, आज हम 2020 में बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत फर्क है ट्रेडिशनल टुडेस लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज विच वाज यूज्ड एट दैट टाइम। तो बहुत सारे लोग अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो शायद वो समझ नहीं पाएंगे बुक में लिखा क्या है। तो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि आप लोग को सिंपल टर्म्स में समझा सकूं कि आप इस वीडियो को डिटेल में देखिए। इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और भी इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये बुक का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बुक लिखी क्यों गई थी। देखिए, ये बुक बेसिकली लिखी गई थी, नेपोलियन हिल्स ने लिखी थी, मैंने बताया आप लोग को। बट इसका जो मेन आइडिया था, वो आइडिया था एंड्रयू कार्नेगे का। एंड्रयू कार्नेगे कौन थे?
ही इज ऑल्सो अ वेरी फेमस पर्सन। उन्होंने एक लेबर से अपने कैरियर की स्टार्टिंग करी थी, जैसे एक मजदूर होता है, उन्होंने वहां से अपने कैरियर की स्टार्ट करी। और मजदूर बनने के बाद स्टेप बाय स्टेप वो बनते हैं सुपरवाइजर। और फिर सुपरवाइजर बनने के बाद उन्होंने एक स्टील कंपनी स्टार्ट करी, और उसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी स्टील कंपनी। तो ये एक स्टील कंपनी जो काफी बड़ी हो जाती है टाइम के साथ साथ, और काफी ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। एंड्रयू कार्नेगी ने फिर बाद में स्टील कंपनी, एक स्टील मिल उनकी थी, तो उन्होंने ये बात सोची कि क्यों ना वो अपने जो सक्सेस की जर्नी है उसको शेयर करें, जो गलतियां उन्होंने करी हैं वो गलतियां लोग ना करें, और एक रिसर्च मैनुअल बनाया जाए जिससे लोगों को सक्सेस होने में बहुत कम टाइम लगे। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि एंड्रयू कार्नेगी का जो नेट वर्थ था उस टाइम पे, वो था आज के टाइम के हिसाब से यूएस डॉलर 300 बिलियन। अब आपको इस चीज का अंदाजा लगाइए कि आज जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है उनका नाम है जेफ बेजोस, द सीईओ ऑफ अमेजन। अमेजन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। अमेजन एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत फेमस हो गई है आजकल। आपको कोई भी सामान बनाना है, आप सिंपली अमेजन पे उस प्रोडक्ट को सर्च करिए और उसके बाद आप उसको बाई कर सकते हैं, तो वो आपके घर ऑनलाइन आ जाएगा। तो अमेजन बेसिकली इट इज एन अमेरिकन कंपनी, अमेरिका में स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये आज पहुंच चुकी है, बहुत सारे हर कंट्री में ऑपरेट कर रही है ऑलमोस्ट। तो अमेजन के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है जेफ बेजोस। ही इज करंटली द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और उनका जो नेट वर्थ है अप्रोक्सीमेट वो है यूएस डॉलर 119 बिलियन डॉलर्स, 119 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये जेफ बेजोस का करंट नेट वर्थ है। बट एंड्रयू कार्नेगी की जो नेट वर्थ थी उस टाइम में, अगर आज की वैल्यूएशन में देखा जाए उसको, तो उसकी वैल्यू है यूएस डॉलर 350 बिलियन। मतलब आप सिंपल टर्म्स में इस बात का अंदाजा लगाइए कि जो जेफ बेजोस की करंट नेटवर्थ है उससे अप्रोक्सीमेट 3 गुना ज्यादा ये किसकी नेटवर्थ थी, एंड्रयू कार्नेगी की। तो एंड्रयू कार्नेगी ने एक आइडिया दिमाग में आया कि क्यों ना वो अपनी सक्सेस की जर्नी को लोगों के साथ शेयर करे। तो उन्होंने एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया और ये बात बोली कि जो लोग भी अपना आइडिया प्रेजेंट किया कि उनको बेसिकली क्या है कि सक्सेसफुल लोगों की लाइफ के ऊपर एक रिसर्च करनी है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकता है। तो नेपोलियन हिल, ही वाज अ यंग जर्नलिस्ट, उस टाइम एक नौजवान पत्रकार थे, वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको ये चांस मिलता है। तो एक कंडीशन उन्होंने रखी थी कि वो उसके लिए उसका कोई पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा खाली वो अमाउंट देंगे, कोई प्रॉपर सैलरी उनको नहीं मिलने वाली इस काम को करने के लिए। बट स्टिल आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जब इंसान को किसी चीज को अचीव करने का जुनून होता है तो वो उस काम के लिए एग्री हो जाता है। उसको फाइनेंशियल जो मनी है उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, उसको काम की फिक्र होती है। तो वहां पे उनको पहला असाइनमेंट मिलता है यहाँ पे नेपोलियन हिल को, और वो रेडी हो जाते हैं इस काम को करने के लिए। अब क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आता है। नेपोलियन हिल उस टाइम के 500 जो टॉप के लोग हैं उनकी लाइफ के ऊपर रिसर्च करते हैं, और ये टॉप के 500 कौन से लोग थे, ये हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग थे। उनमें से पहला नाम आता है थॉमस एल्वा एडिसन। आपको मालूम है थॉमस एल्वा एडिसन कौन है? द पर्सन हु डिस्कवर्ड द बल्ब, जिन्होंने बल्ब की डिस्कवरी करी। और वो दुनिया में अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 1249 इन्वेंशंस किए। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब एक इन्वेंशन है, इसके अलावा बैटरी भी एक इन्वेंशन है जो उन्होंने करी थी। इससे ज्यादा इन्वेंशन किसी ने नहीं करे। तो एंड्रयू कार्नेगी ने अपना लेटर हेड निकाला और लेटर लिखा थॉमस एडिसन को और बताया इसके बारे में कि ये नेपोलियन हिल वांट्स टू डू रिसर्च ऑन सक्सेस। और टॉप के जो 500 लोग थे उनको ये लेटर लिखते हैं, और क्योंकि आपको मालूम है जो भी एक टॉप क्लास के लोग होते हैं उनका एक अपना सोशल सर्कल होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, जैसे आज के टाइम। तो थॉमस एडिसन, जिनके पास एक लेटर हेड पे खत जाता है एंड्रयू कार्नेगी का, और वो इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि नेपोलियन हिल वांट्स टू कंडक्ट अ रिसर्च। उसके बाद सेकंड पर्सन कौन था जिनके पास वो लेटर जाता है? सेकंड पर्सन जिनके पास वो लेटर जाता है, हिज नेम वाज हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, आपको मालूम है फोर्ड एक वन ऑफ द टॉप यूएसए ब्रांड्स है जो कार्स मैन्युफैक्चर कंपनी है, उसके पास लेटर उनके पास लेटर जाता है। इसके अलावा कौन थे? ब्रिजस्टोन। ब्रिजस्टोन अगेन आपको मालूम है इट्स अ वेरी फेमस टायर कंपनी, जो टायर मैन्युफैक्चरर है, टायर बनाती है, सेल आउट करती है। तो उस टाइम के जो टॉप के 500 लोग थे उनके पास ये लेटर जाता है, और उस लेटर से उनको एक मौका मिल जाता है नेपोलियन हिल को कि वो उनकी लाइफ में एक रिसर्च कंडक्ट करे, और उसके बाद जो उसके एरियाज थे, जो उसका रिजल्ट था, उसको दुनिया के साथ शेयर करे। तो काफी करीब 20 साल का टाइम लगता है इस रिसर्च को करने के बाद। उसके बाद वो बिग बुक प्रिपेयर होती है जो आज इतनी फेमस हुई है, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब एंड्रयू कार्नेगी ने ये सारी चीजें करी, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया कि उन्होंने अपना जब इतना फेमस वो हो गए थे, उनकी स्टील कंपनी इतनी फेमस हो गई थी, उसके बाद उन्होंने 3000 लाइब्रेरीज पूरे यूएसए में इस्टेब्लिश करी, क्योंकि उनको मालूम था कि फ्यूचर में वही जनरेशन आगे बढ़ेगी जो जनरेशन के अंदर रीडिंग की हैबिट होगी। अब आप देखिए विजन कितना बड़ा था उनका। ही हिमसेल्फ वॉज इलिटरेट, वो खुद एक इलिटरेट थे, मगर उनके अंदर एक पैशन था, एक जज्बा था कि वो लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग पढ़ें, लोग रिसर्च करें, लोग सक्सेस के बारे में जानें, और इसके लिए उन्होंने 3000 लाइब्रेरीज बनाई। और आज भी एंड्रयू कार्नेगी का नाम हम इतने दिनों, इतने साल होने के बाद भी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ बैकग्राउंड था जिस वजह से ये बुक लिखी गई थी, जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। अब कुछ चीजों पे आते हैं कि जब ये बुक लिखी गई
थिंक एंड ग्रो रिच। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो इस बुक में इंक्लूडेड है? पहली चीज, इस बुक में कुछ 14 प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने जो एंड्रयू कार्नेगी, जो नेपोलियन हिल ने फाइंड आउट किया कि ये एक 14 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो अगर लाइफ में अप्लाई किए जाएं तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो उन 500 टॉप के सक्सेसफुल लोगों में मिला। अच्छा, ये जो 14 प्रिंसिपल्स थे, ये कॉमन थे, ये कॉमन थे हर एक आदमी में जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी थी। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं और डिटेल में हम बात करेंगे कि नेपोलियन हिल ने इस प्रिंसिपल्स के बारे में क्या बातें कही है। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये प्रिंसिपल्स में से सारे 14 के 14 मालूम होना बहुत जरूरी है और अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एक प्रिंसिपल को भी मिस आउट कर देंगे, देन द चांसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल विल बी लेस। सक्सेस होने के चांसेस हो सकता है आपके कम हो जाए। तो आपको सारे 14 प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि वो है क्या, वो वर्क कैसे करते हैं, और आपको उसको अप्लाई भी करना है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। नॉलेज जो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा, दिस इज ओनली पोटेंशियल पावर। अगर आपको वाकई उस नॉलेज का बेनिफिट उठाना है तो आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना होगा। और ये वीडियो जब आप देखेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि वो 14 प्रिंसिपल्स क्या थे जिनके बारे में एंड्रयू कार्नेगी, नेपोलियन हिल ने अपनी बुक में लिखा। तो पहला प्रिंसिपल है डिजायर। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिजायर। डिजायर के बारे में नेपोलियन हिल ये बोलते हैं कि डिजायर इज द फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहली चीज जो किसी सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड है, वो है डिजायर। अच्छा, डिजायर से मतलब यहाँ पे उनका ये है कि बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर इतना ज्यादा फेथ है, अगर आप किसी काम को अचीव करना चाहते हैं, तो आपके अंदर इतना डिजायर होना चाहिए कि वो आपको हर काम के लिए मोटिवेट रखे। इसके बारे में उन्होंने कुछ चीज कही है। सबसे पहली ये कि डिजायर आप किसी दूसरे के अंदर पैदा नहीं कर सकते। डिजायर किसी के अंदर खुद से ही पैदा होती है। थोड़ी देर के लिए तो बंदा इंस्पायर मोटिवेट हो सकता है, बट जो बर्निंग डिजायर है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है, वो बंदे के अंदर उसको अपने आप को खुद उस चीज को कल्टीवेट करना होता है, खुद अपने अंदर उस चीज को लेकर के आना होता है। तो पहली चीज है बर्निंग डिजायर। अच्छा, अब इस बर्निंग डिजायर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने कही है। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ आपकी माइंड की जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करने को बोलूंगा। क्या आपने कभी लाइफ में कोई ऐसी चीज के बारे में सोचा है जो आप बहुत शिद्दत के साथ उसको अचीव करना चाहते थे? कोई भी ऐसी चीज रही हो आपकी लाइफ में, आप अपने थोड़ा सा पास्ट में जाइए और इस चीज को सोचिए कि क्या कोई ऐसी चीज थी कभी जिसको लाइफ में आप बहुत ज्यादा पैशन के साथ और बहुत डिजायर के साथ, मतलब आप चाहते थे कि ये चीज मुझे हर तरह से मिल जाए। अब आप सोचिए कि क्या आप उस चीज के बारे में कितना सोचते थे, हर टाइम आपके दिमाग में वो चीज चलती थी। ये जो डिजायर है, कि आदमी पूरे दिन अपने डिजायर के बारे में जो बार बार सोचता है कि उसको कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाता है, उसके लिए एक्शन लेता है, उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए लोगों से डिस्कस करता है, ये है बर्निंग डिजायर। ये बर्निंग डिजायर जो वो स्टेज आती है कि आदमी अपनी पूरे माइंड की, अपनी जितनी भी कैपेबिलिटीज होती हैं, अपनी जितनी भी सलाहियतें होती हैं, वो उस चीज को अचीव करने में लगाता है, उसको हम बोलते हैं बर्निंग डिजायर। अच्छा, अब एक बात ये समझनी है कि बर्निंग डिजायर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इज बर्निंग डिजायर सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट? तो इसका आंसर ये है कि इस वर्ल्ड में कोई भी बड़ा अचीवमेंट, आई मीन बिग अचीवमेंट, नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, बर्निंग डिजायर के बिना अचीव करना पॉसिबल ही नहीं हुआ है। ये मतलब एक ऐसा लॉ है जो हजारों सालों से हमेशा फैक्ट रहा है, जब से दुनिया बनी है इनफैक्ट, तब से ये बात ट्रू रही है, सच रही है कि दुनिया में कोई भी चीज बिना बर्निंग डिजायर के अचीव ही नहीं हुआ है। चाहे वो कोई बड़ा पर्पस हो, चाहे वो बड़ी कोई बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा कोई अचीवमेंट हो, कुछ भी लाइफ में बिना बर्निंग डिजायर के अचीव हुआ ही नहीं है। इसीलिए बर्निंग डिजायर इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है, वो है बर्निंग डिजायर। अच्छा, अब एक बात और समझने की है कि बर्निंग डिजायर ये स्टार्ट कहाँ से होता है।
अब आप इस तरह समझिए कि बर्निंग डिजायर बेसिकली एक सीड है, एक बीज है जो आपके माइंड में प्लांट होता है, आपके दिमाग के अंदर वो सीड आता है। उससे क्या होता है, जब वो सीड आपके माइंड में प्लांट हो गया, अब टाइम लगता है उसको पेड़ बनने में। जब आप किसी सीड को जमीन में सो करते हैं या आप उसको जमीन में डालते हैं और उसके बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कुछ साल आपको, तो धीरे धीरे क्या होता है वो पेड़ बड़ा बन जाता है और उसके जो बेनिफिट्स है फिर वो आपको मिलते हैं। इसी तरह बर्निंग डिजायर इज लाइक अ सीड, वो एक बीज की तरह है जो आप अपने माइंड में इम्प्लांट करते हैं और उसके बाद वो बर्निंग डिजायर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो आपको एक एक्शनेबल आपको रिजल्ट मिलता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है कि बर्निंग डिजायर तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि बर्निंग डिजायर को कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि इसके साथ वर्ड बर्निंग जुड़ा हुआ है। तो बर्निंग डिजायर के साथ आप कैसे लाइफ में सस्टेन करेंगे उस सोच को, कैसे आप लॉन्ग टाइम तक अपने साथ उसको कैरी ऑन करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो एक बात ये समझनी होगी कि जो भी चीज बर्निंग होती है वो टाइम के साथ 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 एक दिन खत्म हो जाती है। जैसे आग है, आग क्या है, बर्न करती, जलती है, जलती हुई डिजायर। तो आग टाइम के साथ साथ क्या है कि बुझ जाएगी, कुछ टाइम के बाद हवा पानी से वो बुझ जाएगी। तो बर्निंग डिजायर, वो जो आपने अपने दिमाग में सीड इम्प्लांट किया है, उसको अगर आपको जीवित रखना है, उसको अगर आपको जिंदा रखना है, तो कुछ स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और वो स्टेप्स क्या हैं अभी हम उस इस वीडियो में आके डिस्कस करते हैं कि बर्निंग डिजायर को अगर जिंदा रखना है तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको माइंड में बार बार उस चीज को रिपीट करना पड़ेगा और उस एक्साइटमेंट को फील करना पड़ेगा, जिस एक्साइटमेंट को अचीव करने के बाद आप उस गोल की तरफ मोटिवेटेड है। अगर आप जो एंड रिजल्ट है जहां पे आप जाना चाहते हैं उसको सोच करके एक्साइटेड नहीं है, तो फिर वो डिजायर एक बर्निंग डिजायर नहीं है। आपके माइंड में एक एक्साइटमेंट क्रिएट होना चाहिए एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। और जब ये रिजल्ट आपके दिमाग में आएगा तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तभी ये डिजायर जो है एक बर्निंग डिजायर रहेगा। एक ख्वाहिश, जो जलती हुई ख्वाहिश है आपके अंदर, वो तभी जिंदा रहेगी जब आप उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोच करके एक्साइटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ में एक BMW कार खरीदना चाहते हैं और अगर वो कार के बारे में सोच करके आप एक्साइटेड नहीं है, तो इसका मतलब वो डिजायर बर्निंग है ही नहीं। तो बर्निंग डिजायर आपके अंदर एक एक्साइटमेंट को लेकर के आती है। तो बर्निंग डिजायर को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहला, जैसे मैंने डिस्कस किया, आपको बार बार उस चीज को डिस्कस करना पड़ेगा अपने माइंड में, किसी और से नहीं, अपने माइंड में उस चीज को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि ये एक बर्निंग डिजायर है एंड आई वांट टू अचीव इट। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि ये चीज हमारे, सेकेंड स्टेप है, आपको अपने माइंड को इंस्पायरिंग इंफॉर्मेशन देना होगा। और ये इंस्पायरिंग इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? बुक्स के थ्रू मिलेगी, इस तरह के वीडियोस देखने से मिलेगी, आर्टिकल्स पढ़ने से मिलेगी। यानी हर वो चीज जो आपको मोटिवेट करे, आपको अपने ब्रेन को ऐसा फीड देना पड़ेगा, आपको ब्रेन को वो चीज देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन को वो फीड नहीं देंगे, वो एनर्जी नहीं देंगे, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, वो चीज आपके माइंड में खत्म। सबसे सेकेंड चीज क्या कि आप अपने माइंड को इंफॉर्मेशनल चीजें दें जिससे वो बर्निंग डिजायर आपके माइंड में जिंदा रहे। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें। तीसरा पॉइंट, बर्निंग डिजायर को अगर आपको जिंदा रखना है तो आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें। अच्छा, इन्वायरमेंट को कैसे चेंज करेंगे आप? ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बाहर की दुनिया है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई होल्ड नहीं है। आप चाह करके भी अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर चाहें भी कि आप जहां पे रह रहे हैं वो घर छोड़ करके कोई ऐसी जगह चले जाए जहां पे सब कुछ चेंज हो जाए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। उसमें बड़ी परेशानी आपको आएगी, फिर आपका जो फोकस है वो आपके गोल से हट करके कहीं और लग जाएगा। तो जो चीज हम चेंज कर सकते हैं वो है इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक चीज और आती है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे चेंज करेंगे। जो लोग हैं वो तो रहेंगे ना।
अगर निगेटिव थिंकिंग के लोग हैं तो वो हमेशा रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप चेंज कर सकते हैं वो है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। अब वो कैसे आप चेंज करेंगे ये समझने की बात है। इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज कैसे हो सकता है? आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, हर जगह उस गोल के बारे में चीज़ों को लगाइए जिससे आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, उसको आप हर जगह अगर लगाएंगे एज अ डेस्कटॉप स्क्रीन सेवर या फिर ऐसा वॉलपेपर, तो वो आपको बार बार रिमाइंड कराएगा। आप अपने रूम में एक चार्ट लगा सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। वो चीज़ें आपको बार बार याद दिलाएंगी कि आपका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करिए। अच्छा, इस बर्निंग डिजायर को रियलिटी में चेंज करने के लिए क्या क्या आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे आप उस बर्निंग डिजायर को चेंज कर सकते हैं। क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे बर्निंग डिजायर को रियलिटी में चेंज करने के लिए। पहला स्टेप जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मॉडिफाई योर थिंकिंग। अपनी थिंकिंग को आप चेंज करिए। पहले लोग जब किसी चीज को सेट करते हैं तो बहुत सारी निगेटिव चीजें उनके माइंड में आती है। तो बहुत जरूरी है कि अपने थिंकिंग को चेंज किया जाए और इस चीज को रियलाइज किया जाए कि एनीथिंग इन लाइफ इज अचीवेबल। एक बड़ा फेमस कोटेशन है, वॉट एवर द ह्यूमन माइंड कैन बिलीव, कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। अगर ह्यूमन माइंड कुछ भी चीज ऐसी है जिसके बारे में सोचता है तो वो उस चीज को अचीव कर सकता है इन मटेरियल वर्ल्ड। तो ये बात है कि आप कुछ भी जो सोचते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो अपनी थिंकिंग को मॉडिफाई करिए। आप नए नए आइडियाज सोचिए, नए नए वे सोचिए जिससे आप अपने आप को एक स्टेप बाय स्टेप बेटर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट,